नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NCERT गाइड में। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रही थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर के आ पाऊँ। बच्चों हमने 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 2, राजा, किसान और नगर। इसकी कालावधि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी थी। अगर हम जानना चाहें कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो हम इसके नाम से ही जान सकते हैं कि इस काल के दौरान राजा कौन कौन से आए होंगे, कौन कौन से राजवंश आए होंगे, उस समय में किसान की स्थिति क्या थी, नगर जो था उसका क्या सिस्टम रहा होगा। लेकिन अगर हम थोड़ी बहुत डिटेल की बात करें तो हम इसमें जानेंगे कि जेम्स प्रिंसेप जो थे उनका इतिहास में क्या योगदान था, पियदस्सी क्या होता था, अभिलेख क्या होते थे, 16 महाजनपद जो थे वो कौन कौन से थे, उसमें मगध ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, मौर्य वंश जो है उसके जानकारी के स्रोत क्या थे, प्रशासन उसमें कैसा था, यानी जो सैनिक है वो कौन कौन से सैनिक कौन कौन सा काम किया करते थे, अशोक का दम क्या था, कुषाण शासक अपनी मूर्तियाँ क्यों बनवाते थे, गुप्त शासकों का इतिहास किसकी सहायता से लिखा गया था, जनता में राजा की छवि क्या थी, ग्रामीण समाज में विभिन्नता कौन कौन सी पाई जाती थी, उपज बढ़ाने के कौन कौन से तरीके अपनाए जाते थे, अभिलेखों को कैसे पढ़ा गया था। जिन बच्चों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा हुआ है उनको ये डाउट आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कालावधि थी वो तो 1200 से 900 ईसा पूर्व के बीच थी, और इस चैप्टर की जो कालावधि बताई जा रही है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच है। तो 900 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच भी तो कुछ ना कुछ घटित हुआ होगा। तो हाँ बच्चों, इस टाइम में उपमहाद्वीप में खूब सारे विकास हुए थे। इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं क्योंकि इस टाइम पे वेदों का निर्माण हुआ था। हमारे 4 वेद हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस टाइम पे खास करके ऋग्वेद की रचना की गई थी। बच्चों प्रश्न आता है कि महापाषाण किसे कहते हैं। महापाषाण ऐसे बड़े पत्थर या शिला को कहा जाता था जिसका प्रयोग किसी स्तंभ या स्मारक के निर्माण के लिए किया जाता था। यानी आसान भाषा में हम अगर समझे तो महापाषाण का अर्थ होता है बड़े पत्थर जिनका प्रयोग स्मारक बनाने के लिए किया जाता था। बच्चों आपकी बुक में एक हेडिंग आई है प्रिंसेप और पियदस्सी। जरा हम इनके बारे में भी जान लेते कि ये क्या है। जेम्स प्रिंसेप जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। 1830 ईस्वी में उन्होंने 2 लिपियों का अर्थ निकाला था। वो 2 लिपियां थी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। इन लिपियों का जो उपयोग है वो सबसे आरंभिक सिक्कों और अभिलेखों में किया गया है। प्रिंसेप को ये भी पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी राजा का नाम लिखा है। पियदस्सी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। जेम्स प्रिंसेप के इस प्रयास से भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिली, क्योंकि भारत और यूरोप के जो विद्वान थे ना बच्चों, उन्होंने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले जो प्रमुख राजवंश हुआ करते थे उनकी वंशावलियों को पढ़ना शुरू किया और उन वंशावलियों की पुनर्रचना शुरू की। ये उन्होंने कैसे किया? उन्होंने विभिन्न भाषाओं में जो अभिलेख लिखे गए थे या जो ग्रंथ लिखे गए थे उनको पढ़ना शुरू किया और उन्हीं का उपयोग उन वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए किया था। बच्चों प्रश्न आता है कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। इनमें उन व्यक्तियों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या फिर विचार लिखे हुए होते हैं जो इन्हें बनवाते हैं। उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार कैसे? जैसे कि मान लो किसी राजा ने किसी दूसरे राजा पे विजय प्राप्त की हो तो वो उपलब्धि में आता है कि अमुक राजा ने दूसरे राजा पे विजय प्राप्त की। क्रियाकलाप कैसे? अगर किसी ने कुआं बनवाया, बावड़ी बनवाई या कोई ब्रिज बनवा दिया या फिर कोई बहुत बड़ा दान किया तो वो उनके क्रियाकलाप में आता है। विचार, कोई सत्पुरुष के विचार लिखे हुए हो सकते हैं, महात्मा के विचार लिखे हुए हो सकते हैं या किसी राजा के विचार लिखे हुए हो सकते हैं, तो वो विचार में आते हैं। एक बात और याद रखना बच्चों कि अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, यानी जिसमें अभिलेख को पढ़ा जाता है उस शास्त्र को हम अभिलेख शास्त्र कहते हैं। बच्चों आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है उसे एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे आरंभिक राज्यों तथा नगरों का विकास होने लगा था। यानी छोटे छोटे गांव बसने लगे थे, गांवों से नगर बसने लगे थे, नगरों से राज्य बनने लगे थे। लोग लोहे को पहचानने लगे थे, यानी पहले इतना लोहा यूज़ नहीं किया जाता था। लोहा जानने की वजह से लोग लोहे से औजार बनाने लगे थे, घरेलू उपयोग के सामान बनाने लगे थे। सिक्कों का विकास हुआ था,
यानी कि अब कोई भी चीज़ खरीदी जाती थी तो उसके लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। बौद्ध और जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था और उन्हीं के जैसे अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। चलिए बच्चों, अब जान लेते हैं महाजनपद के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जनपद क्या होता है। जनपद दो शब्दों से मिलकर के बना है, जन और पद। जन का अर्थ होता है लोग या जनजाति, पद का अर्थ होता है पांव। यानी कि जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपना पांव रखता है कहीं पे, यानी कि एक व्यक्ति अगर कहीं पे बस जाता है तो वहाँ पे जनपद का निर्माण होना शुरू हो जाता है। गांव का निर्माण कैसे होता है बच्चों? एक व्यक्ति जाकर के रहेगा, फिर दूसरे व्यक्ति भी वहाँ पे आ जाएंगे और ऐसे करते करते गांव का निर्माण हो जाता है। गांव बढ़ता जाता है, फिर नगर का निर्माण हो जाता है। यानी जनपद का निर्माण होना किसे कहेंगे? जब लोगों की कोई जनजाति या समूह कहीं पे जाकर के बस जाएंगे तो उसे जनपद कहा जाएगा। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। इन्हीं को महाजनपद कहा गया है। हालांकि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे जो नाम हैं वो प्राय देखने को हमें मिलते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो ये मैप आ रहा है इसमें इनके नाम दिए हुए हैं। देखो, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में आप इसको रिवाइज कर सके। बच्चों, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। यानी कि जिस समूह का शासन चल रहा है उस समूह का प्रत्येक व्यक्ति ही राजा कहलाता था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों इन्हीं गणों से संबंधित थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। अब ये क्यों करते थे? क्योंकि ये माना जाता था कि अगर किसी ने राजधानी को जीत लिया तो उसने पूरे साम्राज्य को जीत लिया। तो इस वजह से राजधानी को किले से घेरा जाता था और राजधानी की स्पेशली सुरक्षा की जाती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी। इनकी भाषा संस्कृत थी। इनमें शासक सहित अन्य लोगों के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था। यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। आपको मालूम ही होगा कि हमारे यहाँ पे 4 वर्ण हुआ करते थे बच्चों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये अपेक्षा की जाती थी कि जो शासक होगा वो क्षत्रिय वर्ण से ही होगा। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए थे। नौकरशाही तंत्र का मतलब हो गया कि कौन सी सेना कौन सा कार्य करेगी, कौन सा मंत्री कौन सा कार्य करेगा। लेकिन ये जो सिस्टम था वो सभी राज्यों में नहीं था, कुछ ही राज्यों में सिस्टम अपनाया गया था। बाकी के जो राज्य थे वो अब भी सहायक सेना पर निर्भर करते थे। सहायक सेना का मतलब था कि जब भी कभी युद्ध होगा तो वो आपकी सहायता करने के लिए आएंगे। इन सहायक सेनाओं में प्राय कृषक वर्ग से ही नियुक्ति की जाती थी। बच्चों, मगध जो था वो आधुनिक बिहार में और झारखंड के कुछ क्षेत्र में फैला हुआ था। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं, जिनमें पहला है खेती की अच्छी उपज होना। खेती की उपज अच्छी होती थी इसलिए लोगों को भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता था। दूसरा, लोहे की खदानें जो थी वो आसानी से उपलब्ध होती थी, खास करके झारखंड वाले क्षेत्र में, जिससे उपकरण और हथियार बनाना लोगों के लिए सरल हो जाता था। जंगली हाथी उपलब्ध थे। आपको मालूम ही होगा कि हाथी जो थे वो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करते थे। जिस सेना में हाथी होते थे वो सेना शक्तिशाली हो जाती थी और इस क्षेत्र में खास करके जंगली हाथी बहुत ज़्यादा मौजूद होते थे। उन हाथियों को सेना में शामिल कर लिया जाता था और सेना को शक्तिशाली बनाया जाता था। साथ ही गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान नाव में बैठ कर के चले जाते थे और ये सबसे सस्ता और सुलभ साधन था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध जो लेखक थे उन्होंने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। खास करके हमें 3 महत्वाकांक्षी राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं, जिनके नाम है बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगाह को बनाया गया था। राजगाह शब्द का अर्थ होता है राजाओं का घर। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को इसकी राजधानी बनाया गया था, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं।
आई होप बच्चों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।